नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। बीपीएससी मेंस में जो मुख्यतः प्रश्न या निबंध पूछे जाते हैं वो अक्सर बिहार से होते हैं, कुछ समसामयिक घटनाओं से भी होते हैं। समसामयिक घटनाएं मतलब जो करंट अफेयर में आपके मुद्दे चल रहे हों, जो आपके मुद्दे ज़्यादातर सामने आ रहे हों, चल रहे हों, उन पर भी निबंध पूछे जाते हैं। इसमें हम निबंध को पूरा पढ़ेंगे कि कैसे निबंध लिखना है, क्या लिखना है, भाषा कैसी होनी चाहिए। सब कहते हैं प्रारूप अच्छा हो, लेकिन कैसे अच्छा हो उस चीज़ पर बात करेंगे। क्लास को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आप निबंध यहीं पर समझ लें। निबंध देखिए आप कभी रट नहीं सकते हैं, तो आपको निबंध समझना ही पड़ेगा। यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से, जो जीवंत घटनाएं हैं उनके माध्यम से, पृष्ठभूमि के माध्यम से चीज़ों को आपको समझाएंगे। आपको बेहतर निबंध यहीं पर याद हो जाएगा। टॉपिक है हमारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियां और संभावनाएं। इसमें हमें बात करनी रहेगी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, कैसे कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्या वह पूर्णतः आगे बढ़ पाई है या नहीं बढ़ पाई है, क्या उसमें चुनौतियां आती हैं और उसमें क्या बेहतर संभावनाएं हो सकती हैं, इस पर हमें बात करनी रहेगी। क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, पीएससी स्तर के अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो भी सुझाव दें या चुनौतियां दें वो सारगर्भित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखते हैं। निबंध को हम हमेशा 3 भागों में लिखते हैं। भूमिका, फिर मुख्य भाग आता है, उसके बाद निष्कर्ष आता है। भूमिका में हम क्या लिखते हैं? भूमिका में हम लगभग 100 शब्दों में अपने टॉपिक को बता देते हैं संक्षिप्त में कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। मुख्य भाग हमारा बिना हेडिंग का रहता है। मुख्य भाग जो रहेगा वह टॉपिक के अंदर ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप कि जो टॉपिक है उसके बाहर आप लिए जा रहे हैं। तथ्यों का जो हम प्रयोग करेंगे, बहुत सटीक तथ्यों का प्रयोग करेंगे। यदि हमें सही नहीं आते हैं तो हम तथ्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें निबंध में पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन भी होना चाहिए, ऐसा हमें लिखना रहता है। सबसे पहले हम एक रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा हमें मदद करेगी कि हमारा निबंध किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। उसके बाद हम भाषा को कैसे समझेंगे, जब हम आगे पूरा निबंध पढ़ेंगे। यहाँ हम आपको पॉइंट के माध्यम से भी पढ़ा देंगे, हेडिंग के माध्यम से भी पढ़ा देंगे, लेकिन आप जब परीक्षा में निबंध लिख रहे होंगे तो वहाँ पर आपको केवल पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ हम समझाने के लिए ऐसा आपको करने वाले हैं। एक रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे भूमिका, भूमिका में क्या लिखेंगे? बिहार की शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या बिहार वास्तव में ऐसा ही था शिक्षा में, या कुछ चीज़ें उसमें इम्प्रूव हुई हैं? हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे जब मुख्य निबंध पर आएंगे, आंकड़ों की बात करेंगे और जो समसामयिक घटना है उससे जोड़ के देखेंगे। चुनौतियों पर बात करेंगे जिसमें हम आधारभूत ढांचा देखेंगे। शिक्षकों की क्या स्थिति है इस पर बात करेंगे। क्या गुणवत्तापूर्ण है या गुणवत्ताहीन है उस पर बात करेंगे। असमानताएं किस प्रकार हैं उन पर बात करेंगे। एक चीज़ आपको और बता दें, यदि निबंध में आपको कहीं आलोचना करनी पड़े तो आप प्रयास करिएगा, इतनी आलोचना करिएगा कि वो अच्छे से सटीक आलोचना बैठे। आपको बुराई नहीं करनी है, न किसी सरकार की, न किसी एक तरफ झुक के ये निबंध लिखना है। सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखेंगे। सरकारी प्रयास देखेंगे, क्या सरकारी प्रयास किए गए, जैसे नई शिक्षा नीति है, डिजिटल शिक्षा है, साक्षरता अभियान है, यह किस प्रकार काम कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, आपसे उम्मीद की जाती है कि कल को जब आप अधिकारी बन जाओगे तो आप इस चीज़ को कैसे अपने विचारों में अच्छे से आगे बढ़ा पाओगे, इसीलिए यह निबंध लिखाया जाता है। संभावनाएं क्या हैं? जैसे इसमें नवाचार, निजी भागीदारी, स्थानीय पहल, ये चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद निष्कर्ष पर आ जाएंगे। देखिए जो हिंदी माध्यम के हमारे छात्र हैं उनके लिए एक हम स्पेशल चीज़ लाए हैं, वो है न्यूज एनालिसिस। जब आप निबंध लिखते हैं तो आपको उसमें तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। अब तथ्य तो आप भी जानते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में केवल उसका विश्लेषण कर देते हैं और आपके पास बराबर तथ्य हिंदी में नहीं आ पाते हैं, यानी हिंदी माध्यम वालों को दिक्कत होती है। इसके लिए यह सीरीज शुरू की गई है। आप प्रतिदिन ये करंट अफेयर देखा करिए। ये आपके जीएस यानी मेंस के हिसाब से ही करंट अफेयर हैं, जिसमें पूर्णतः विस्तृत विश्लेषण के साथ आपको हम चीज़ें समझाते हैं। जो करंट में होते हैं उनको, तथ्यों को आप बाकायदा प्रयोग कर सकते हैं। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें मिलती रहें। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी पिन की हुई। टॉपिक है हमारा बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चुनौतियां और संभावनाएं।
सबसे पहले हम इसमें प्रस्तावना लिखते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको उदाहरण के माध्यम से या जहाँ जो आवश्यक है हम आपको समझाते चलेंगे। बिहार भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक राज्य है। यह वह भूमि है जहाँ ज्ञान और शिक्षा का उद्गम हुआ है। नालंदा और विश्व विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने बिहार को विश्व शिक्षा मानचित्र पर स्थापित किया है। देखो, जब हमने भाषा इसमें लिखी, अब 2 लाइन हमने अभी पढ़ी है, आप एक चीज़ ये देखो कि हमने जो पढ़ा आपको और पढ़ने का मन कर रहा होगा, इसी को बोलते हैं प्रभावी भाषा। यानी निबंध जो आप लिखते हैं उसको और अच्छे से पढ़ने का मन करे, उसी को हम प्रभावी भाषा बोलते हैं। बिहार को विश्व शिक्षा मानचित्र पर स्थापित किया, किंतु समय के साथ शिक्षा का स्वरूप और उसकी स्थिति दोनों बदल गए। आज जब देश डिजिटल और वैश्विक शिक्षा की दिशा में अग्रसर है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब भी अनेक जटिल चुनौतियों से जूझ रही है। फिर भी इसमें सुधार और विकास की अपार संभावनाएं निहित हैं। अब हम थोड़ा देखते हैं, मुख्य भाग पर आते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है? जैसे बिहार में शिक्षा का स्तर अत्यंत ऊंचा था। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका तक से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। यहाँ केवल धर्म नहीं बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और तर्कशास्त्र जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन मध्यकाल और उपनिवेश काल में बिहार की शिक्षा प्रणाली धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाती है। स्वतंत्रता के बाद भी राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में वह गति प्राप्त नहीं की जो उसकी ऐतिहासिक गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। अब हम वर्तमान स्थिति पर थोड़ा बात करते हैं। 2025 तक बिहार की साक्षरता दर लगभग 72% के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय औसत साक्षरता 75 से 80% तक लगभग है। ग्रामीण इलाकों में अभी बहुत से बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। देखिए, ये चीज़ें जो हैं ये तथ्य होती हैं, ये डाटा होता है, तभी प्रयोग करिए जब आपको सही से पता हो। लगभग लगा के हमेशा प्रयोग करना रहेगा। ये 2025 के तक डाटा है। यदि आप इसको निबंध को मान लो 2026 में देख रहे हैं तो उस समय के डाटा को आप ध्यान देंगे। विद्यालयों में उपस्थिति कम है और शिक्षकों की अनुपलब्धता आम समस्या बन गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। कई विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित नहीं है, परीक्षाएं समय पर नहीं होती हैं और शोध गतिविधियां लगभग नगण्य हैं। फिर भी यह कहना गलत होगा कि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है। सरकारी योजनाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और डिजिटल माध्यमों से धीरे धीरे परिवर्तन की लहर उठ रही है, परंतु इन प्रयासों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए गंभीर इच्छा शक्ति और निरंतरता की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं चुनौतियां क्या रहीं। कुछ तो चुनौतियां रही होंगी जो स्थिति अच्छी नहीं हो पाई। देखो, चुनौतियों को आप क्रमबद्ध लिखना, एक एक करके लिखना, एकदम सटीक भाषा में। जैसे आधारभूत ढांचे की कमी। राज्य के अनेक सरकारी विद्यालयों में भवनों की हालत खराब है। कई स्कूलों में शौचालय, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पाता है। शिक्षकों की अनुपस्थिति और प्रशिक्षण की समस्या। कई जगह शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचते। जहां पहुंचते हैं वहां प्रशिक्षण की कमी के कारण नई शिक्षा पद्धतियां नहीं अपना पाते। शिक्षक छात्र अनुपात भी संतुलित नहीं है। शिक्षा में असमानता देखते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का बड़ा अंतर है। निजी स्कूलों में संसाधन बेहतर हैं, जबकि सरकारी स्कूल सीमित साधनों से जूझते हैं। देखो क्या होता है, जो गांव में अभी भी आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो, इतना बेहतर नहीं है। शिक्षा तो है, शिक्षा तो पहुंच गई है, लेकिन वो शिक्षा का उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। बैठने को जगह नहीं है, शिक्षक नहीं है, और सरकारी स्कूल जो है संसाधनों में उसमें बहुत कमी है। गरीब वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता अभी भी एक सपना बनी हुई है। फिर देखते हैं प्रशासनिक बाधाएं क्या आती हैं। शिक्षा योजनाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप, भर्ती विवाद और भ्रष्टाचार के कारण सुधार की गति धीमी है। कई बार नीतियां बनती तो हैं पर अमल में नहीं आ पाती हैं। फिर गुणवत्ता विहीन शिक्षा की बात करते हैं। जैसे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने पर तो ध्यान दिया गया है, पर सीखने की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। कई बच्चे 5वीं कक्षा तक पहुंचकर भी बुनियादी गणित
या पढ़ना ठीक से नहीं जानते हैं। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग भी चलती है, आप उसको भी जरूर देखा करिए, जिससे आपकी मेंस की तैयारी बेहतर होती रहे। सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर बात करते हैं। जैसे कमजोर शिक्षा व्यवस्था का असर केवल रोजगार या परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं रहता है, इसका सीधा संबंध राज्य की सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास से है। अशिक्षा के कारण बेरोजगारी बढ़ती है, बाल श्रम और पलायन जैसी समस्याएं गहरी होती हैं। शिक्षा की कमी सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। यदि बिहार को आत्मनिर्भर बनना है तो उसे सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। अब हम इसमें देखते हैं सरकारी प्रयास कितने किए गए, कैसे किए गए और क्या उनसे हमें लाभ मिला है। राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, इसने लड़कियों की स्कूली उपस्थिति में बड़ा सुधार किया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ने उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाई है। हर घर स्मार्ट क्लास और ई लाइब्रेरी जैसी पहल डिजिटल शिक्षा को गांव-गांव ले जा रही है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है, बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा तक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लर्निंग को भी अब शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब हम देखते हैं इसमें संभावनाएं क्या हैं। देखिए, बिहार में सुधार की अपार संभावनाएं हैं। यह राज्य युवाओं की भूमि है, जहां ऊर्जा, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा प्रचुर मात्रा में है। यदि सरकार, समाज और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करें तो शिक्षा में व्यापक परिवर्तन संभव है। फिर आता है स्थानीय नवाचार। हर जिले में क्या है और पंचायत में स्थानीय जरूरतों के अनुसार शिक्षा मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। जैसे ये जो आप सुधार की संभावनाएं बताएंगे, ये थोड़ा लॉजिकल ही बताइएगा। उदाहरण के लिए मधुबनी में लोक कला आधारित शिक्षा, गया में धार्मिक पर्यटन शिक्षा और पटना में टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा। यानी जो क्षेत्र जो मांग रहा है वहाँ उस चीज़ की शिक्षा पहुँचा दो। निजी क्षेत्र की भागीदारी देखते हैं। निजी विद्यालयों और औद्योगिक संस्थाओं को सरकार के साथ साझेदारी में शिक्षा सुधार की दिशा में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे रोजगारोन्मुख शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। फिर डिजिटल और वैकल्पिक शिक्षा की बात करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और डिजिटल कक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। कोविड-19 के बाद यह दिशा और भी प्रासंगिक हो गई है। फिर देखते हैं शिक्षक प्रशिक्षण और सम्मान, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। यदि शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण, उचित वेतन और सामाजिक सम्मान मिले तो वे शिक्षा के प्रति अधिक समर्पित होंगे। समाज में शिक्षक की भूमिका केवल नौकरी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए। फिर शोध पर बात करते हैं। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, इनोवेशन और उद्योग से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे छात्रों में व्यावहारिक समझ और रचनात्मकता बढ़ेगी। भविष्य की दिशा देखते हैं। बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से अग्रणी बनाना कठिन नहीं, बशर्ते प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक एक समन्वित दृष्टि अपनाई जाए। शिक्षा को केवल सरकारी जिम्मेदारी न मानकर सामूहिक कर्तव्य के रूप में देखा जाना चाहिए। जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों सभी को इनमें अपनी भूमिका निभानी होगी। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ी है। कैसे? एक ओर चुनौतियों का अंधकार, दूसरी ओर संभावनाओं का उजाला। यही वह भूमि है जिसने नालंदा जैसी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यही भूमि आज नई शिक्षा क्रांति की प्रतीक्षा कर रही है। यदि सरकार दूरदृष्टि और ईमानदारी से नीति लागू करे, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझें और समाज शिक्षा को प्राथमिकता दे तो बिहार एक बार फिर ज्ञान की राजधानी बन सकता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और असमानता के ताले को खोल सकती है। बिहार की प्रगति का मार्ग केवल सड़कों या उद्योगों से नहीं बल्कि मजबूत और समावेशी शिक्षा व्यवस्था से होकर जाएगा। यही बिहार की पहचान है और यही उसका भविष्य है। अब आप इस निबंध को 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी बेहतर होती रहे। यह क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।